नमस्कार, न्यूज़ याबा में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको राजस्थान की हर उस शख्सियत से मिलवाते हैं जिससे आपका कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव होता है या आप उसे बखूबी जानते हैं। आज हमारे साथ इसी क्रम में हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सिर्फ जयपुर का ही नहीं पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुलबुल पाठक की, जिन्होंने अभी हाल ही में एनएसएस के थ्रू राष्ट्रपति से अवार्ड प्राप्त किया है। तो आज हम उनसे बात करेंगे और उन्होंने जो ये मुकाम हासिल किया है वहाँ तक के सफ़र के बारे में इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले बुलबुल जी, आपका स्वागत है और बधाइयाँ आपको कि आपने राष्ट्रपति से अवार्ड जीतकर पूरे राजस्थान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आपको राष्ट्रपति से अवार्ड मिला, उस अवार्ड तक पहुँचने के लिए आपने कितना संघर्ष किया है? यह संघर्ष मेरा पिछले 5 से 7 सालों का रहा है। पहले भी मैंने इस अवार्ड के लिए फ़ाइल लगाई थी 2015 में। उसके बाद में मैं इसके लिए जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से नहीं थी कैपेबल। उसके बाद में अब 2020 में मैंने वापस फ़ाइल लगाई। और अगर मैं बात करती हूँ संघर्ष की, तो लाइफ में अप डाउन्स तो बहुत आते ही आते हैं। और ये अवार्ड लेने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा जो है वो सामाजिक क्षेत्रों में काम है। इसके कुछ एजेंडे बने हुए हैं, लाइक आपको ट्री प्लांटेशन कैंप करना पड़ेगा, ब्लड डोनेशन कैंप है, नशा मुक्ति अभियान हो गया, सरकारी योजनाओं को आप कितना लोगों तक पहुंचाते हैं, ग्रामीण लोगों को शिक्षा के लिए हम लोग कार्य करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान। जितने भी ऐसे अभियान हैं जो गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं जिनसे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, हमारे आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा रहे और लोक कल्याण का जो भी कार्य होते हैं सामाजिक क्षेत्र के, वह कार्य हम लोग इससे संबंधित करते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा एक गाँव गोद लिया गया था जिसके अंदर हमने 7 दिवसीय एक कैंप लगाते हैं, जिसके तहत हमने साक्षरता अभियान वहाँ पे चलाया। वहाँ की महिलाएं आज भी, जब तक हम लोग नहीं गए थे तब तक अंगूठे से अपने सिग्नेचर करती थी। उसके बाद में हमने उनको नाम लिखना सिखाया, तो आज वह बहुत गर्व की बात होती है कि वो लोग अपना नाम लिख करके बैंक के अंदर सबमिट करती हैं। उसी के साथ साथ सबसे बड़ा कैंपेन मेरा महिला सशक्तिकरण का रहा। महिला सशक्तिकरण के लिए मैंने फ्री सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करे गाँव जा कर के, और महिलाओं और किशोरियों को उपयोगिता बताई। क्योंकि यह आमजन की बहुत है कि आज सिटी एरिया में, या फिर हम लोग बात करते हैं जयपुर के, जो हम लोग सिटी में रहते हैं वहाँ तो औरतें और मतलब बच्चियाँ ये सब यूज़ करती हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में आज भी रूढ़िवादी जो विचारधाराएं हैं उनके तहत इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता और गंदे कपड़े इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। आपकी सफलता के तो कई कारण हैं, लेकिन आप उसमें किसी दर्शकों तक वो बात पहुंचाइए जहां आपको रुकावटें महसूस हुई। कितनी रुकावटें, कितनी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? देखिए, ये संसार है और यहाँ पर टांग खिंचाई करने वाले बहुत लोग रहते हैं। जब भी मैं किसी कार्य को करने जाती थी तो सबसे पहली बात है कि महिला, एक लड़की अगर इतने बड़े लेवल पे काम करती तो लोग सोचते थे कि अर्निंग क्या है। बिकॉज आजकल हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि अर्निंग क्या है, समाज सेवा कर रहे हैं, अच्छा इसको तो पैसे मिल रहे होंगे, अच्छा तुम्हें क्या मिल रहा है एक ट्री प्लांट करके। उनको ये समझ नहीं आता कि हमारा एनवायरनमेंट कितना प्रदूषित है। लेकिन हम लोग जब ट्री प्लांटेशन करते थे तो लोगों को लगता था ये समाज सेवा में लग गई है, इसका कोई करियर नहीं। क्योंकि एक हम टीनेजर्स हैं, यूथ है, यूथ को सबसे मेन फोकस होता है करियर। सब लोग अभी करियर में जुड़े हुए हैं, कोई आईएएस आरएएस, कोई गवर्नमेंट जॉब की, कोई एसएससी की तैयारी करता है। तो कहीं ना कहीं घर वालों को पिंच किया जाता था कि बच्चे को किस कार्यों में लगाया जा रहा है, क्या वो क्या बोलते हैं उसको भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाइए आप। तो वो सब चीज़ें, ये सब पापा ने बहुत अच्छे से समझा इन चीज़ों को, क्योंकि उनको मेरा लक्ष्य पता था। दुनिया को मैं बता नहीं सकती थी, क्योंकि कुछ टारगेट्स आपको, गोल्स अपनी लाइफ तक अपने तक ही रखने चाहिए। पापा को टारगेट पता था, तो इन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ तालमेल नहीं मिल पाता था। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो कई बार सपोर्ट भी नहीं मिलता था। और जब हम लोग गांव में जाते थे तो कुछ लोगों का ऐसा व्यवहार थोड़ा रूढ़ी ऐसा होता था, क्योंकि हम एक नई जनरेशन के हिसाब से बात करते थे। तो जैसा कि मैं सैनिटरी नैपकिन का आपको बताती हूँ एक एग्जांपल, एक वीडियो भी है मेरे पास उसका, कि हम लोग सैनिटरी नैपकिन देने गए एक रोड साइड, वहाँ पर लोग ठेला वेला लगा के रखते हैं उनको। तो उनकी सास ने मना कर दिया कि सैनिटरी नैपकिन हम यूज़ नहीं करते और हम हमारे परिवार की किसी भी महिला को यूज़ करने नहीं देंगे। तो एक सास का ऐसा व्यवहार देख करके मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रही थी, उसके कोई पैसे भी उनसे नहीं ले रही थी, फिर भी उन लोगों की ऐसे विचारों और इन चीज़ों को देख करके ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है समझने की। और पेरेंट्स के बिना, बिना उनके सपोर्ट के, बिना उनकी समझ के ये सब नामुमकिन था।
आपकी फैमिली का सपोर्ट इस सब में कैसा रहा है? कहाँ तक सपोर्ट किया, या कभी ऐसा भी कहा कि अगर आपको सफलता नहीं मिली तब कि ये काम मत करो, अपनी पढ़ाई पर कुछ ऐसा ध्यान देने की इस बारे नहीं, फैमिली ने कभी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उनको विश्वास था मुझ पे स्टार्टिंग से ही, जब से मैं समाज सेवा में लगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा रहता था पापा के कि बच्चे, क्योंकि हमारा कंपटीशन आजकल का क्या होता है, आज पर उसके बच्चों के साथ में होता है कि देखिए वो नौकरी लग गया है, वो ये चीज़ हो चुका है, वो ये चीज़ हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें होती है एक सोसाइटी में, अगर आप रह रहे हैं तो कंपैरिजन कंपटीशन आजकल बहुत चल रहा है। जैसा कि हम देखते हैं सुसाइड केस क्यों बढ़ रहे हैं हमारे यूथ के अंदर, इसी वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि पड़ोसी क्या होते हैं, मेरे बेटे ने तो इतने परसेंटेज बना लिए, उसके बेटे ने ये कर लिया, तुम क्या कर रहे हो, उसके बेटे ने ये कर लिया, तुम क्या कर रहे हो। सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, सबका अपना अपना फील्ड होता है, सब अपने अलग अलग फील्ड में एकदम अपने अपने आप को सिक्योर करते हैं कि हाँ, कुछ सिंगिंग में होते हैं, कुछ ड्राइंग्स में होता है। तो इसी के साथ साथ अप डाउन्स आए थे स्टार्टिंग में, पापा को समझ थोड़ा सा बताना पड़ता था ये वो, लेकिन जैसे जैसे उनको पता चलता गया कि हाँ मेरी बेटी इतनी मेहनत कर रही है, तो उनका धीरे 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 अपने आप ही ऐसा सपोर्ट होता गया कि भैया दीदी सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया। मैं उस चीज़ को तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। जिस दिन मैं कम से कम 5-5 10-10 दिन तक बाहर रहती थी अपने घर से, तब भी उनको एक ट्रस्ट होना, क्योंकि 5-10 दिन तक मैं कैंप्स करने जाती थी, नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने जाती थी राजस्थान को, इवन मैंने चाइना के अंदर भी रिप्रेजेंट करा है अपने इंडिया को। तो उस तरह के उस लेवल पे आकर के एक ट्रस्ट करना, बिलीव करना, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ की सोसाइटी में नहीं भेजा जाता लड़कियों को बाहर किसी भी लेवल पे, तो उस लेवल पे प्रमोट करना सिर्फ परिवार का ट्रस्ट था। यूथ की आपने बात करी, तो आप वहाँ गए, लोगों से बात करी, एक यूथ जनरेशन होने के नाते, तो आप एक यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि इस बार आपने ये सिर्फ अवार्ड जीत के पूरे प्रदेश का ही नहीं, एक यूथ के लिए भी नई मिसाल पेश की है, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे? यूथ के लिए मेरी एक ही चीज़ है जो मैं बहुत डीपली सोचती हूँ इस बारे में, कि हम लोग बहुत जल्दी नेगेटिव चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं या फिर नेगेटिव चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो अगर आज का यूथ स्टेटस मेंटेन करता है अपने आप का, कि अगर मैं किसी ग्रुप में जा रही हूँ और वहाँ पे बहुत स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, तो वहाँ पे ड्रिंक करना, स्मोक करना या फिर ये हुक्का वगैरह पीना, तो उनको लगता है ये स्टैंडर्ड है, शो ऑफ है, इनके बिना भी एक ज़िंदगी है। तो वहाँ पे एक बंदा जो जाता है, जो ये सब चीज़ें कभी नहीं करता, तो वो देखता है अरे तुझे नहीं आती ये सब चीज़ें, तो वो उनको लगता है कि हम इस स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, लेते हैं। दूसरा, डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहा है हमारा यूथ किस चीज़ों से, अगर हम बात करें तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। मॉडर्न आप बनो, मैं मना नहीं करती, मॉडर्न आप कपड़े भी बनो, अपनी मॉडर्न आप सोच को बनाओ, लेकिन उसके साथ साथ अपने संस्कार मत भूलो, अपने एथिक्स मत भूलो। कि हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं, सब जगह के ड्रेसअप अलग अलग होते हैं, स्पेशली मेरा लड़कियों के लिए है कि गर्ल्स कहती हैं कि बॉयज़ की सोच के हिसाब से हम नहीं चल सकते, मैं मानती हूँ, लेकिन हमारे संस्कार हैं कि अगर हम कभी भी मंदिर जाएं तो हम कभी शॉर्ट्स में नहीं जाएंगे, ये हमारे संस्कार हैं, हमारे एथिक्स हैं। तो वो चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि जो संस्कार हमारे घर वालों ने दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूथ बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ रहा है किसी ना किसी चीज़ को देख करके। तो किसी भी आप फील्ड में जाते हो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आज अगर मैंने अवार्ड की फ़ाइल लगाई थी, मेरे साथी के एक सहपाठी के साथ ये हुआ कि उसको ये अवार्ड नहीं मिला, ही वॉज इन डिप्रेशन, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, वो रोया, वो सब कुछ किया, हमने उसको वहाँ से निकालने की कोशिश की। एक चीज़ अगर आपकी लाइफ में नहीं मिलती है, आपको मिलती है, बहुत अच्छी बात है, आप 100% सब लोग देते हैं, नहीं मिलती लेकिन आप इतना डिप्रेशन में मत जाओ कि उसी से आपकी ज़िंदगी है। ज़िंदगी में और भी बहुत रास्ते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। आज से 5 साल पहले मुझे ये अवार्ड नहीं मिला था, जब मैंने फ़ाइल नहीं लगाई थी, मतलब लगाई थी इसकी फ़ाइल, बट मुझे ये अवार्ड नहीं मिला था। बट मैं उस टाइम डिसअपॉइंट हुई थी जब मेरे पिताजी ने मुझे एक ही चीज़ बोला था कि इससे ज़िंदगी नहीं रुकती है, करो प्रयास, अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम मिलेगा। और आज देखिए 5 साल बाद में वही अवार्ड लेकर के आई हूँ। तो निरंतर प्रयास कीजिए, बस हार मत मानिए। बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल जी। तो हमने आपको आज मिलवाया जिन्होंने राष्ट्रपति से अवार्ड भी जीता है, उनका भी कहना यही है कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी। और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।